वर्गीकरण। यहाँ हम चौथे पॉइंट पर आ गए हैं। हमने आपको पॉइंट लिखवाए थे, आपको याद हो 24 पॉइंट, उसमें चौथा पॉइंट है ठोसों का वर्गीकरण। और ठोसों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है, उनमें जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों में अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण, यानी कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं उनके कारण इनका वर्गीकरण जो है हमने 4 भागों में किया है। इसका जो पहला भाग है वो है आणविक ठोस, मॉलिकुलर सॉलिड्स। अब ये आणविक ठोस क्या होते हैं? देखो दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, आणविक यानी कि अणु, अर्थात ऐसे ठोस जो अणु से बने हुए हों। किससे बने हुए हों? अणु से। तो इनमें जो अवयवी कण होता है वो कौन होता है? पहली बात तो अणु होता है। और ये अणु जो है उनमें क्या पाया जाता है? सहसंयोगी बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ऐसे अणु जिसमें क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड हो, वो आणविक ठोस के रूप में जाने जाते हैं। अब इनको भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर, दूसरा है आपका ध्रुवीय यानी कि पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त यौगिक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ टर्म आती है ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो पहला इसको समझते ही होता क्या है। देखो दोस्तों, ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल। और यहाँ हमारे साइंस में इस पोल का तात्पर्य होता है आवेश, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश। ठीक है। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर आवेशों का सेपरेशन हो जाए किसी भी कारणों से, या तो वैद्युत के कारण या जो अन्य फैक्टर्स हैं उनके कारण, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर आवेशों का पृथक्करण हो जाए, यानी उसी मॉलिक्यूल्स में परमाणु पर किसी पर पॉजिटिव आवेश आ जाए और किसी पर नेगेटिव आवेश आ जाए, दोनों ही आवेश उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसमें बोलते हैं क्या? ध्रुवीय यौगिक। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय यौगिक। जैसे कोई यौगिक है ए और बी, इस पॉजिटिव आवेश है, इस पर क्या है? नेगेटिव आवेश है, और ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन ये आवेश इस पर है नहीं। ये आवेश क्या हुआ? जनरेट हुआ है। क्यों जनरेट हुआ है? इसके किसी प्रॉपर्टी के कारण, या तो यहाँ पर इनमें से किसी परमाणु की वैद्युता ज्यादा है, या यहाँ कोई अदर फैक्टर्स हैं, ऑसिलेशन हो सकते हैं, वाइब्रेशन हो सकते हैं, कई प्रकार के इसमें जो मोशंस होती हैं वो हो सकते हैं। तो उनके कारण अगर परमाणुओं पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, तो जो स्पीशीज प्राप्त होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है। और अगर आवेशों का पृथक्करण नहीं हो तो उन्हें हम बोलते हैं अध्रुव। क्या बोलते हैं? अध्रुव। अब ध्यान रखना, एक शब्द आता है आयन और एक शब्द आता है ध्रुव। तो इन दोनों में क्या अंतर है? आयन एक एकल स्पीशीज है, एकल, जिस पर केवल एक ही प्रकार का आवेश होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों आवेश नहीं होंगे। समझ आया? जैसे सोडियम, अभी सोडियम पर एक ही आवेश है पॉजिटिव, तो ये क्या है? आपका आयन है। क्या है ये? आयन। लेकिन अगर हम बात करें जल की, H2O, अब H2O को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं H+OH-। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर परमाणुओं पर आवेशों का पृथक्करण हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी कि इसे हम ध्रुवीय अणु कहेंगे। और चूंकि दो प्रकार के पोल प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के आवेश युक्त परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कई बार द्विध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। द्वि मानी दो, ध्रुव मानी दो आवेश, दो प्रकार के आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जहां ध्रुवीय अणु होगा वह द्विध्रुव कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया ध्रुव का। ध्रुव का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल्स में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं पर आवेशों का जो पृथक्करण होता है, उससे जो स्पीशीज बनती है वो ध्रुव कहलाती है या द्विध्रुव कहलाती है। और आयंस क्या होता है? किसी एकल स्पीशीज पर जो आवेश होता है या पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। तो इस प्रकार की जो एकल स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो किसी अणु का भाग नहीं है, जो किसी यौगिक का भाग है लेकिन वो अलग अलग रूप में है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको इसका अंतर स्पष्ट हो गया। चलो अब देखो, तो हम पहला अंतर देखते हैं, आणविक ठोसों में अध्रुवीय है। तो आपको समझना है कि अणुओं के मध्य जो अणु होते हैं, पहले बात तो अणु होगा, अवयवी कण होंगे, वो कौन होंगे? अणु। और उन अणुओं के बीच में क्या होगा? वैन डर वाल्स आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि अणु कैसे हैं? अध्रुवीय है, अणु पर कोई आवेश ही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं I2, O2, H2, N2, Cl2, ये सभी किस प्रकार के हैं? ये सभी समनाभिक के परमाणु अणु हैं। समनाभिक यानी कि इसमें एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इन दोनों की वैद्युता समान है, तो जाहिर है कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये ठीक बीच में ही रहेंगे, ना तो इस परमाणु पर आने वाला है ना ही इस परमाणु पर आने वाला है, यानी कि यहाँ आवेशों का पृथक्करण नहीं होगा। इसलिए इन परमाणुओं पर किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अध्रुवीय।
तो इन अध्रुवीय जो अणु होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन अणु की बात करें तो H2 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 इस प्रकार से बहुत सारे अणु हैं। तो ये अणु किस प्रकार से बने हुए रहते हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये रहते हैं वान डेर वाल्स आकर्षण बलों के कारण। तो हम जानते हैं अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, जो गैसियस अणु होते हैं, ये गैसियस अणु है सारे, जो गैसियस अणु होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे हम जनरली वान डेर वाल्स आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और इससे भी कौन से प्रकार का परिक्षेपण, या इसको हम कई प्रकार से लंदन बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? लंदन बल, परिक्षेपण फोर्स या लंदन बल, ठीक है, जो कि उदासीन मॉलिक्यूल्स में किसी क्षण माध्य स्थिति के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, उसे इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन के कारण एक पल के लिए आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, जिससे वह किससे बदल जाता है? द्विध्रुव में बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला द्विध्रुव, दूसरा द्विध्रुव और इनके बीच में आकर्षण डेवलप हो जाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव के बीच में आकर्षण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ क्षण के लिए एक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिसे हम लंदन बल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अणुओं के बीच में क्या होगा? वान डेर वाल्स आकर्षण बल होगा। ये अणु क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि आकर्षण कैसा है? वीक है, दुर्बल आकर्षण है, इजीली टूट जाते हैं। गलनांक भी क्या होगा? कम होगा। और चूंकि किसी प्रकार का आवेश नहीं है, सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं, सब साझा किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये क्या होते हैं? सारे कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इन पर ना तो कोई आवेश है, परमाणु जो होते हैं वो बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो सब कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, हम जानते हैं उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, ये सभी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का अणु होता है। और ये जो अणु होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें भी वान डेर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? अध्रुवीय ठोसों के, ठीक है। ऑर्गन है, जिनॉन है, ठीक है, I2 O2 H2 ये सभी अध्रुवीय ठोसों के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको भी सर O2 गैस होती है, H2 गैस होती है, N2 गैस होती है, Cl2 गैस होती है, तो आप तो ठोस पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये गैसें होती हैं, लेकिन उच्च दाब पर और लोअर टेम्परेचर पर इनको हम लोग ठोसों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रवों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने इसे पोर्शन में लिया है, ठीक। दूसरा है आपका ध्रुवीय। ध्रुवीय क्या होते हैं? जिसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स में जो परमाणु होते हैं उनमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, और एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, दोनों प्रकार के आवेश डेवलप होते हैं, यानी कि वहां पर द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विध्रुव। और जब कोई द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव के नजदीक आता है, ठीक है, जैसे सपोज मॉलिक्यूल है AB, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये द्विध्रुव बन गया। दूसरा मॉलिक्यूल है AB, ये भी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, ये द्विध्रुव बन गया। ये क्या है? डायपोल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है, ये डायपोल है। तो यहाँ डायपोल के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, और इसी आकर्षण के कारण ये क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। तो इस प्रकार के अणुओं में क्या पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये आकर्षण भी इतना मजबूत नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, इसलिए सॉफ्ट होते हैं। लेकिन तुलनात्मक यहाँ यानी कि अध्रुवीय की तुलना में ये क्या होते हैं? कुछ अधिक आकर्षित रहते हैं, ठीक है। इसमें ये गलनांक क्या होता है? कुछ अधिक होता है। चूंकि आकर्षित हैं, ये आयंस फ्री नहीं है, डायपोल्स फ्री नहीं है, जुड़े हुए एक दूसरे से आकर्षण के कारण, इसलिए ये भी धारा का चालन नहीं करते, और ये कुचालक होते हैं, ठीक है। जनरली जो द्रव्य होती हैं, गैसें होती हैं, वो इस श्रेणी में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और तीसरा जो एग्जाम्पल है इसी का, जो तीसरा प्रकार है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त यौगिक। हम सभी जानते हैं कि जिनमें प्रबल H बॉन्ड पाया जाता है, और वो किन में पाया जाता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली H बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि H बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो अधिक बद्रुणी होगा, और अधिक बद्रुणी कौन है आवर्त सारणी में? सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो ठोस होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि ठोस बर्फ, बर्फ जो है जल का एग्जाम्पल है होने को तो, लेकिन ध्यान रखना अब ये H2 है, ये ध्रुवीय अणु भी है और ये H बॉन्ड युक्त अणु भी है। लेकिन जब हम जल की बात करते हैं या बर्फ के रूप में है, तो बर्फ में क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अन्य मॉलिक्यूल से क्या होता है? H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, किसमें? सॉलिड स्टेट में,
ठीक है। तो ये बर्फ जो है इसे हाइड्रोजन यौगिकों का एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार से ठोस NH3, इसमें भी क्या होता है, जो ठोस NH3 है वो भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपका पहला वर्गीकरण हुआ आणविक ठोस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो और इसके अनुसार आप इसको उतार सकते हो। दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से स्पष्ट है, ऐसे ठोस जिसमें आयन्स होते हैं, यानी कि आयन युक्त यौगिक। आयन क्या होते हैं, आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयन्स कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसमें परमाणु पर क्या आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आ जाए, उन्हें हम आयन्स कहते हैं। पॉजिटिव आवेश क्यों आता है, क्योंकि वह परमाणु किसी कारणों से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो उस पर एक आवेश क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से चला गया तो एक नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा, इसलिए उस पर आवेश क्या जाता है, पॉजिटिव। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है तो उस पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स आ गया, नाभिक का आवेश तो कम है लेकिन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के कारण उस पर एक अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो इस प्रकार के आयनों के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक क्या है, आपके आयनिक ठोस कहलाते हैं। अब इनमें चूंकि आयन्स होते हैं और आयन्स में क्या होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, प्रबल स्थिर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसलिए ये एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। कौन, आयन्स। क्योंकि आयन्स बहुत पास पास होते हैं तो डेफिनेटली इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो ज्यादा संरचना होती है, उसमें क्या होगा, उनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो वो किससे बदल जाएंगे, वो प्रबल ठोस में बदल जाएंगे, यानी कि वो एक प्रकार से कठोर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास है। ठीक है, ये कठोर इसलिए होते हैं। भंगुर होते हैं, भंगुर का मतलब क्या होता है, जैसे इनकी जो संरचना है, ये संरचना है इनकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टलित है ये। और क्रिस्टल हमने कहा था कि आणविक कण जो होते हैं वो एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं, तो निश्चित व्यवस्था में है। जब इन पर हम चोट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ चोट लगाई, चोट लगाने पर क्या होगा, ये जो परत होती है आयन की क्या होती है, आगे की ओर खिसक जाती है। जैसे ये आगे खिसक गई, पॉजिटिव कहाँ गया, यहाँ गया, नेगेटिव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर पॉजिटिव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नेगेटिव कहाँ चला गया, आगे चला गया। तो ये आयन क्या हो गए, आपके एक दिशा में विस्थापित हो गए। तो जैसे ये आयन एक तरफ विस्थापित होते हैं तो अब इनमें क्या होती है, समान जो आयनों की कण हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। और जैसे ही समान आयन के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, जिससे ये टुकड़ों में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। इसे हम बोलते हैं इनकी ब्रिटल नेचर, यानी कि भंगुरता। ठीक है, भंगुरता क्यों होती है, क्योंकि जब इन पर चोट लगाई जाती है तो इसमें जो आवेश की परत है वो विस्थापित हो जाती है, जिससे समान आवेश वाले आयन जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। और एक दूसरे के पास पास आ जाने के कारण इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रतिकर्षण से ये आणविक कण एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनकी भंगुर प्रवृत्ति। चूंकि इनमें प्रबल आकर्षण होता है इसलिए इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके गलनांक पतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी सबसे पहले क्या करेगी, इस आकर्षण को तोड़ेगी और उसके पश्चात ही जो पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ेगी। तो इसलिए इनका जो गलनांक पतनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, अब यहाँ जो ये मेन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, आपको जो याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कई बार, जैसे NaCl जो होता है वो ठोस अवस्था में वैद्युत का कुचालक है या अचालक है, जबकि द्रव अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में क्या होता है, ये चालक होता है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, वैद्युत के अचालक होते हैं। अब देखो ठोस अवस्था में क्या होता है, जैसे ये NaCl है, अभी सॉलिड है, ठोस है, तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स का जो आवेश है, ये आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, बांधे रखेगा, ये एक दूसरे के पास पास रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल है और पास पास होने के कारण ये अलग अलग नहीं हो सकते, यानी दूर दूर नहीं जा सकते। इसलिए ये जो हम धारा प्रवाहित करेंगे उस धारा का चालन नहीं कर सकते। क्योंकि धारा का चालन नहीं कर सकते इसलिए ये क्या है, अचालक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है और इस प्रबल आकर्षण बल के कारण ये दूर दूर नहीं हो सकते, धारा का चालन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। लेकिन जब इनको हम जल में डाल देते हैं, अब हमने NaCl क्या कि जल में डाल दिया, तो जल में डालने पर क्या होता है, इनके बीच का आकर्षण टूट जाता है और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये आयन के रूप में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि इनको पिघला लिया जाए, मेल्ट किया जाए, तो अभी इनके बीच का आकर्षण क्या होता है, टूट जाता है
और ये आयंस क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसीलिए जब इनके विलयन में या इनकी पीली अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं तो धारा का क्या करते हैं, ये चालन करते हैं, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। इसलिए जलीय या पीली अवस्था में ये चालकता शो करते हैं और ठोस अवस्था में ये वैद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इसमें मुख्य एग्जाम्पल है NaCl, KCl, K2SO4, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और बहुत सारे आयनिक यौगिक, वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ये आपका है दूसरा ठोसों का वर्गीकरण। समझ में आ गया आप लोगों को, कॉपी कीजिए इसको फटाफट। तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। अब तो ये क्या होते हैं, इनमें केवल धातु परमाणु होता है। सबसे पहले विशेषता क्या है, इनमें केवल धातु परमाणु, जैसे कि Ag है, Au है, कॉपर है, आयरन है, केवल यही परमाणु होते हैं। अब ये परमाणु होते हैं तो आप कहोगे सर कि परमाणु किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम जानते हैं, आपको सबको पता है कि धातु क्या होती है, धातु भी होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, वो धातु कहलाती है। धातु का गुण होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रिस्टल संरचना में संरचना जो होती है, उस संरचना में सपोज ये Fe का परमाणु है, इससे क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो Fe के परमाणु होते हैं क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। जैसे कि हमने Fe का संरचना बना लिया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, इस प्रकार से इस पूरी संरचना में ऐसे फैले हुए रहते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है माना कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में जो धातु परमाणु होता है वो धनायन के रूप में तैर रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन पॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन तालाब सिद्धांत। धातुओं के बंधन का एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पॉन्ड थ्योरी या इलेक्ट्रॉन तालाब सिद्धांत। इसमें यह माना जाता है कि धातु की जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, और जब बहुत सारे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का एक तालाब बन जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन के तालाब में ये जो धातु परमाणु होते हैं ये धनायन रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज ये Fe है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये किससे बदल गया, Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस क्रिस्टल संरचना में जो खाली स्थान है वहां चले गए, और Fe+2 क्या हो गया आपका, अपने स्तर पर उपस्थित है। तो ये जो आयंस होते हैं, धनायंस जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के तालाब में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, एक प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन से, ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन से, ये इस प्रकार से एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, और इसी कारण इनमें क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध। ठीक है, तो ऐसे ठोस जिनमें धातु और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। और ये संरचना क्या कहलाती है, आपकी धात्विक ठोस संरचना कहलाती है। ठीक है, जैसे हमें क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु धनायन उपस्थित रहता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री हैं, मुक्त हैं, ये घूम सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ घूम सकता है, ये यहाँ घूम सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बनी रहती है। और इसी गतिशीलता के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत की चालकता और ऊष्मा की चालकता को दर्शाते हैं। अर्थात यदि मैं इस सिरे पर धारा का चालन करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस धारा को लेकर इस सिरे तक चले जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट में है, फ्री है ये। ठीक है, यदि मैं यहाँ इसको गर्म करता हूं तो ये इस ऊष्मा को ग्रहण करके यहाँ तक पहुंचा देंगे। कुल मिला के यहाँ आसानी से विद्युत धारा का और ऊष्मा का चालन हो जाता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आघात वर्गनीय, यानी कि आघात मानी यदि इन पर चोट लगाई जाए तो इस चोट को सहन कर सकते हैं, टूटते नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है, प्रबल आकर्षण बल है। ये आकर्षण इतना मजबूत होता है कि इनको तोड़ नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि जब इन पर एक आघात लगाया जाता है, एक प्रेशर लगाया जाता है जोर से, तो ये एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, और इसीलिए इनको हम चादर के रूप में या तार के रूप में इनका निर्माण किया जा सकता है। ये चमकीले भी होते हैं। चमकीले क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होते रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं। ऊष्मा को प्राप्त करके ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, वहां से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमको ये चमक के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये चमकीले भी होते हैं, चमक दिखाई देती है, धातु चमकीली होती है।
ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी होती है धात्विक ठोसों की होती है। मुख्य एग्जांपल ले सकते हैं हम सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन और बहुत सारी धातु है। ठीक है। चलो चौथा जो इसका प्रकार है ठोसों को वर्गीकरण का वो है सहसंयोजी ठोस, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये क्या होते हैं, ये वे ठोस होते हैं जिनमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और दोस्तों आप सब जानते हो कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं और क्या होते हैं प्रबल भी होते हैं। दिशात्मकता का गुण क्यों होता है, संकर्ण के कारण, क्योंकि इनमें क्या बनते हैं संकित कक्षक बनते हैं और हम जानते हैं कि जो संकित कक्षक होते हैं वो अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये अधिक प्रबल बंध भी बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनकी संरचना विशाल होती है। ठीक है। ये सरल अणु नहीं होते, छोटे अणु नहीं होते, ये विशाल संरचना वाले अणु होते हैं और इसके परमाणु जो होते हैं ये एक प्रकार से नेटवर्क संरचना बनाते हैं, जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की संरचना, जैसे ये आपका जाल हो गया, इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है। मुख्य एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड जो कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होता है, सिलिका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। समझ में आ गया। ध्यान रखना है इसमें मेन चीज, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि इसमें संकर्ण की अवधारणा के कारण ही मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और संकित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। इनकी संरचनाएं विशाल होती है क्योंकि बहुत सारे परमाणु जुड़कर आपस में एक विशाल संरचना बनाते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो अगला गुण होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर अत्यधिक कठोर। ठीक है। और अत्यधिक गलनांक भी होता है इनका, उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें क्या है प्रबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इस प्रबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अत्यधिक कठोर होते हैं और उच्च गलनांक को दर्शाते हैं। ठीक है। इसकी मुख्य एग्जांपल्स में जो है हीरा और ग्रेफाइट, जिसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, की संरचना देखेंगे। ठीक है। इनकी संरचना क्या है और किस प्रकार से ये एक नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है। और क्यों इनको नेटवर्क ठोस से कहा जाता है। जब तक कॉपी कीजिए फटाफट। दोस्तों सहसंयोजी जो ठोस होते हैं उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, वो हम देखते हैं। पहला गुण होता है अति कठोर होते हैं। क्यों होते हैं अति कठोर, हमने आपको बताया था कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो बहुत प्रबल होता है और उस प्रबल कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये अति कठोर होते हैं। इनकी प्रकृति भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या है, इनको जब हम चोट लगाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा जो विशेष गुण होता है वैद्युत कुचालकता। इनमें जो अवयवी परमाणु होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, या हम यूँ कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वैद्युत चालकता को दर्शाता है और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत उच्च गलनांक होते हैं, क्योंकि ये बहुत कठोर होते हैं। इनमें प्रबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब इसके जो मुख्य एग्जाम्पल हैं जो है हीरा, तो हम इनकी संरचना देखते हैं दोस्तों। हीरा क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अन्य 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच रहता है। ठीक है। क्या मतलब है इसमें, इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होगा, प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में, किसमें, sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। जैसे ये कार्बन है, ये आपकी संरचना हो गई sp3, टेट्राहेड्रल संरचना हो गई, तो प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से इस प्रकार से क्या होगा, अटैच रहेगा। ये जो कार्बन है ये भी क्या रहेगा, आगे अन्य 4 कार्बन से अटैच रहेगा, ये भी आगे अन्य इस प्रकार से 4 कार्बन से अटैच रहेगा। ये इस प्रकार से अन्य 4 कार्बन से, ऐसे ही ये आपका अन्य 4 कार्बनों से, इस प्रकार से संरचना जो होती है वो त्रिविमीय रूप में फैलती हुई चली जाती है। अगर हम यहाँ देखें
तो यहाँ प्रत्येक कार्बन, चूंकि हम जानते हैं कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में कर रहा है ना। देखो, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बंद ये बन गया और एक बंद ये बन गया। अर्थात कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए। इसीलिए यहाँ अब कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसलिए कार्बन क्या होता है? हीरा क्या होता है? वैद्युत का कुचालक, बैड कंडक्टर। ठीक है। और चूंकि इसमें क्या है, एक नेटवर्क संरचना है, जाल के रूप में फैले हुए हैं, इसलिए इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है, ये दूरी होती है 154 पिकोमीटर के आसपास। कितनी होती है? 154 पिकोमीटर के आसपास, या इसको हम बोल सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हीरा की संरचना हो गई। एक बार दोबारा समझते हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन की sp3 संकेत अवस्था होती है। ठीक है। प्रत्येक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए कार्बन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए वैद्युत का कुचालक होता है। और कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर के रूप में होती है। और आप सभी जानते हो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ये भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। यानी कि इसमें भी कार्बन परमाणु आपस में अटैच रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन का संकरण होता है वो क्या होता है दोस्तों? sp2 होता है। क्या होता है यहाँ पर? sp2। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बना रहे हैं। और संरचना क्या होगी उसकी? sp2 रूप में। यानी कि इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से। ठीक है। ये प्रति संरचना बनाता है। ये संरचना ये होगी आप किसी प्रकार से संरचना नीचे बन जाएगी इसकी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो कार्बन परमाणु है, ये भी कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब क्या है? आपके कार्बन एटम्स हैं। तो ये सब कार्बन एटम्स कौन सी अवस्था में है? सब sp2 अवस्था में है। तो गौर से देखें, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने बना रहा है? 1, 2 और 3। देख लो आप, ये कार्बन देख लो, 1, 2 और 3। ठीक है। अर्थात 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने में काम आ गए। अब बचा क्या? इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ भी क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा? प्रत्येक कार्बन पर 1-1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित रहता है। और इसी मुक्त अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो क्या होती है? वैद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर। ठीक है। वैद्युत की सुचालक। और दोस्तों इन परतों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है यहाँ पर, वो होती है 340 पिकोमीटर के आसपास। ठीक है। और यहाँ जो प्रत्येक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये वाली या ये वाली। ठीक है। ये लगभग होती है 141.5 पिकोमीटर के आसपास। ठीक है। तो कार्बन की जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो पर्ची संरचना होती है। ठीक है। और इन पर्ची संरचनाओं में प्रत्येक कार्बन पर 1-1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और यहाँ पर भी क्या बनती है? एक नेटवर्क संरचना बनती है, क्योंकि कार्बन परमाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर sp2 संकरण के रूप में क्या बनाते हैं? समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुजी संरचना बनाते हैं। और इसीलिए ये पर्ची संरचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो आपकी ये हीरा की संरचना समझ में आ गई आपको, और आपकी ग्रेफाइट की संरचना। तो ये आपके कहलाते हैं क्या? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में पृथक करो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स से हम देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टलीय है और कौन सा अक्रिस्टलीय है। पहला है आपको शुगर। शुगर हम पढ़ चुके हैं। शुगर क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल के रूप में जितनी शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, सब क्या है आपके? ये क्रिस्टल से होते हैं। तो क्रिस्टल को मैं लिखूंगा CS के रूप में, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है।
जेल, जेल क्या होता है मैंने बताया आपको, ये एमोर्फस होता है यानी कि एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ग्लास क्या है, ये भी आपका एक्रिस्टली होता है, तो ये एस के रूप में आ जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड के रूप में है, ये क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। एलम, ये क्या होते हैं, ये डबल सॉल्ट्स होते हैं सारे, पोटाश एलम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये भी क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिलिका, ये एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है, ये भी किस रूप में आएगा आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रूप में। डायमंड, ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थिन फिल्म, फिल्म्स होती है ये प्लास्टिक और रेजिन की बनी हुई होती हैं, और ये क्या होते हैं, प्लास्टिक रेजिन्स के होते हैं, एक्रिस्टली होते हैं, तो ये क्या होगा आपका एमोर्फस सॉलिड। रबर, ये क्या है आपका एमोर्फस सॉलिड। प्लास्टिक्स, ये भी क्या है आपका एक्रिस्टली है। क्वार्ट्ज, अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास ये दोनों अलग अलग हैं। क्वार्ट्ज एक सॉलिड स्टेट में होता है, सिलिका ही होती है, SiO2 इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका SiO2, तो ये किस रूप में होगा, ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में। लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है, ग्लास क्योंकि जब क्वार्ट्ज को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, तो मेल्ट करने पर ये एक ही लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्वार्ट्ज ग्लास के रूप में जाना जाता है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा आपका AS यानी कि एक्रिस्टलीय सॉलिड। माइका, माइका क्या होते हैं, ये पोटेशियम एल्युमिनियम आदि के सिलिकेट्स होते हैं जिन्हें हम अभ्रक भी कहते हैं हिंदी में, ये क्या है आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कैल्साइट क्या है, कैल्साइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक बहुफलक, ठीक है, यानी कि पॉलीमॉर्फ्स, तो पॉलीमॉर्फ्स होने के कारण ये क्या कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जनरली नमक के रूप में ही होता है, तो ये कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लुब्रिकेंट्स जितने भी होते हैं ये सभी क्या होते हैं आपके एक्रिस्टली सॉलिड्स होते हैं। वैक्स, मोम, ये भी क्या है आपका एक एमोर्फस यानी कि एक्रिस्टलीय सॉलिड्स है। फ्यूज्ड सिलिका, अब फ्यूज्ड सिलिका और क्वार्ट्ज ग्लास एक ही फॉर्म है, बस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, यानी जब सिलिका को फ्यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जब फ्यूज करेंगे तो ये जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसऑर्डर रूप में हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर एक एक्रिस्टली सॉलिड्स के रूप में जाना जाता है। पिच टॉर, ये भी क्या है आपका एमोर्फस सॉलिड। पिच टॉर क्या होता है, ये पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमें गाढ़ा सा ब्लैक कलर का एक पदार्थ प्राप्त होता है, तरल पदार्थ, वो कहलाता है आपका पिच टॉर, ठीक है, जैसे कोल तार होता है उसी प्रकार से पिच टार, ठीक है। पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सभी के सभी आपके एक्रिस्टली सॉलिड्स के रूप में होते हैं, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डरली होता है, जैसे पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफॉन, ठीक है, इसके अलावा पॉलीवानिल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, ठीक है, नायलॉन, ये सब क्या है आपके एक्रिस्टली सॉलिड्स कहलाते हैं। फाइबर ग्लास, ये भी क्या होगा आपका एक्रिस्टली सॉलिड्स हो गया, जहां भी ग्लास आ गया वो सब क्या हो गया आपके एमोर्फस सॉलिड्स हो गए। नैप्थलीन, नैप्थलीन क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें सभी बॉन्ड कोवलेंट के रूप में होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रूप में हो गया। सल्फर, सल्फर क्या है, ये एक प्रकार से एक्रिस्टली फॉर्म में होता है क्योंकि चूर्णित रूप में पाया जाता है, संरचना इसमें क्या होती है डिसऑर्डरली होती है, तो ये आपका एमोर्फस सॉलिड्स हो गया। उसी प्रकार से फास्फोरस जो है ये भी क्या है आपका एक्रिस्टली होता है, एमोर्फस। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड क्या है, क्रिस्टल संरचना होती है आयनिक फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। I2, अब I2 यहां अगर हम ठोस रूप में लेते हैं, ठोस I2, ठीक है, तो ठोस I2 जो है ये मॉलिक्यूलर क्या है सॉलिड्स है, तो यहाँ पर कहलाएगा आपका CS यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय रूपों को दर्शाते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। हमने पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग को इन एग्जांपल्स को उन चारों प्रकारों में वर्गीकृत करना है कि कौन सा किस प्रकार का है। तो पहला है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें पोटेशियम प्लस और सल्फेट -2 आयन होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आयोनिक सॉलिड, ठीक है, IS मतलब आयोनिक सॉलिड। टिन, टिन क्या है, एक मेटल है, तो ये क्या कहलाएगा आपका मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा क्योंकि इसमें धात्विक बंध पाए जाएंगे। बेंजीन क्या होती है, एक सेसोलिक यौगिक होता है, बेंजीन में सभी कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या कहलाएगा आपका कोवलेंट यानी कि सह संयोजी। लेकिन अब इसको ये देखना है कि क्या ये है पोलर है नॉन पोलर है, तो बेंजीन क्या होता है नॉन पोलर होता है, तो ये कहलाता है आपका नॉन पोलर सॉलिड,
ठीक है, अध्रुवीय ठोस कहलाता है ये। यूरिया की जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो होती है NH2COONH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु जो है ये क्या कर सकता है दूसरे यूरिया के साथ में, जैसे ये आपका NH2COONH2, इस प्रकार से यहाँ H और N के बीच में H बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो यूरिया है वो क्या कहलाता है आपका H बॉन्डेड सॉलिड। क्या कहलाता है ये H बॉन्डेड सॉलिड। अमोनिया, इसी प्रकार से अमोनिया में भी क्या होगा आपका बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, H बॉन्ड, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका H बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर हम ठोस अमोनिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ठोस अमोनिया, तो ठोस अमोनिया क्या है, इसमें भी वही H बॉन्ड है, ठोस के रूप में है, ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। जल, अगर हम ठोस जल के रूप की बात करते हैं तो ठोस जल में मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर H बॉन्ड डेवलप होता है, जल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में H बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका H बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। जिंक सल्फाइड में जिंक +2 होता है, सल्फाइड -2 होता है, तो एक आयनिक कंपाउंड है, ये कौन से प्रकार का हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट क्या है, ये एक जाइंट मॉलिक्यूल है, यानी कि सहसंयोजी नेटवर्क ठोस है। ये क्या है, सहसंयोजी नेटवर्क, यानी कि कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होगा, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ऑर्गन AR क्या है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये एक उदासीन परमाणु के रूप में है, ये कहलाएगा आपका नॉन पोलर सॉलिड, यानी कि अध्रुवीय ठोस। रुबिडियम क्या है, ये मेटल है, ये कहलाएगा आपका मेटेलिक सॉलिड। SO2 सॉलिड, क्योंकि SO2 जो होता है यह आयनित रूप में पाया जाता है, यानी कि आयनित हो जाता है ये, क्योंकि इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में वैद्युतता में अंतर होता है, इसलिए ये पोलर हो जाता है, ये कहलाएगा आपका पोलर सॉलिड। क्या कहलाएगा, पोलर सॉलिड। इसी प्रकार से अगर HCl लेते हैं हम सॉलिड अवस्था में, ये भी क्या है आपका ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड कहलाता है, ठीक है। CO2S, ठीक है, तो यहाँ पर ये किस रूप में आएगी, ये आएगी आपकी नॉन पोलर सॉलिड, क्योंकि इस CO2 में किसी प्रकार का कोई आवेशों का पृथक्करण नहीं होता, ये कहलाती है आपकी नॉन पोलर सॉलिड। H2S, ये मॉलिक्यूल के रूप में है, सिंपल मॉलिक्यूल है, ये सब क्या कहलाएंगे आपके नॉन पोलर सॉलिड। एल्यूमिनियम मेटल है, ये कहलाएगा आपका मेटेलिक सॉलिड। कार्बन, अब कार्बन किस फॉर्म में है, ग्रेफाइट है या डायमंड के रूप में या फ्लोरीन के रूप में है, तीनों ही फॉर्म में अगर कार्बन है तो वो आपका कहलाता है सहसंयोजी नेटवर्क ठोस, यानी कि CNS, ठीक है। ग्रेफाइट का मैं एग्जांपल देखा था यहाँ पर, ये क्या है आपका कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। अमोनिया सॉलिड, ये बताया था आपको मैंने, यहाँ पर H बॉन्ड पाया जाता है, क्या हो जाएगा H बॉन्डेड सॉलिड। HCl सॉलिड के रूप में है, तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैद्युतता में अंतर के कारण इनमें चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, यहाँ आंशिक पॉजिटिव यहाँ आंशिक नेगेटिव, इसलिए क्या कहलाता है, पोलर सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पोलर सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर हम H2O जल की बात करें, H2O सॉलिड की बात, तो H2 सॉलिड में क्या होता है, पोलर तो होती है, ध्रुवीय तो है, लेकिन इसके अलावा इसमें H बॉन्ड और पाए जाते हैं, तो इस H बॉन्ड के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, H बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है, हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं, आप कुछ एग्जांपल्स को और तैयार कीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कंप्लीट अंतर मालूम हो जाएगा, और क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। तो आशा है ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या अगर आपको आती है, इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। मैं नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री जिंदाबाद। नमस्कार।